गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। और अभी आपने ये जाना कि जो सीजीएल टायर 1 का किस तरह से एग्जाम होगा, टायर 2 का किस तरह से एग्जाम होगा, टायर 3 का किस तरह से एग्जाम होगा, इसके बारे में अभी आपको योगेश सर ने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया। मैं अब जीएस की स्ट्रेटजी आपसे डिस्कस करूंगा। और आज जो आप टॉपिक देख रहे हैं ये जनरल स्टडीज फॉर एनलाइटमेंट, कहने का मतलब ज्ञानोदय हेतु सामान्य अध्ययन, कि कैसे कैसे आप सामान्य अध्ययन की पढ़ाई कर कर अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में मैं स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा कि जीएस में आपको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, इन सब बातों की यहां पर डिटेल डिस्कशन की जाएगी। ठीक है, तो आप जीएस जो पेपर है इसको आप एक बार ध्यान से ये देखेंगे तो आपको इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी होती है। तो आप बोलते हो इसमें मैं हिस्ट्री पढ़ता हूँ, इसमें मैं पॉलिटी पढ़ता हूँ, इसमें मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ, उसके बाद जो साइंस का जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये भी पढ़ रहा हूं। और साथ ही साथ क्या पढ़ते हो आप, करंट अफेयर्स पढ़ते हो। ठीक है, तो इन सब चीजों को जब आप पढ़ते हो तो क्या क्या चीजें आपके अंदर डेवलप होती हैं और कैसे कैसे आप क्या कर सकते हो, इसको तैयार कर सकते हो, इन सब के बारे में मैं आपसे यहां पर डिस्कस करूंगा। तो आइए आप रेडी हो जाइए कि आपको क्या पढ़ना है इसमें। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, समान अध्ययन जो पूछा जाता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ये पूछा जाता है आपसे, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण क्या है कि एसएससी आपसे ये जानना चाहती है, आप में ये देखना चाहती है कि आप कितने सक्रिय हैं, कितने एक्टिव हैं। ठीक है, कहने का मतलब मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप जो आपके आसपास जो घटनाक्रम जो चल रहा है, जो घटनाएं घटित हो रही हैं, या जो देश विदेशों की जो खबरें हैं उससे आप परिचित हो या नहीं। तो ये जानना चाहता है एसएससी कि आप उन घटनाओं से की जानकारी रखते हैं, उन घटनाओं के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो इसीलिए आप देखते हो कि समसामयिक घटनाक्रम की बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जाती है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपसे देश के विभिन्न राज्यों के इतिहास के बारे में, भौगोलिक स्थिति के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, रहन सहन और संस्कृति के बारे में भी पूछा जाता है। इसलिए क्योंकि जब आपका सिलेक्शन होगा तो आप विभिन्न राज्यों में आपकी पोस्टिंग होगी, तो उसके बारे में आप यदि पहले से जानते हो तो आप परिचित भी रहेंगे और साथ ही साथ अपने देश को जानेंगे भी। और ये तभी आप जान सकते हैं जब आप जीएस में विभिन्न इस तरह के सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हो, इन विषयों की पढ़ाई करते हो। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि यदि तीसरे चीज की हम बात करें कि यदि क्यों, इसका क्या उद्देश्य है पूछे जाने का एसएससी सीजीएल में, तो आप बोलेंगे इसका एक और उद्देश्य यह है कि यदि सिलेक्शन होता है और हम किसी कॉमर्शियल या टैक्स डिपार्टमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होती है तो हमें उसके लिए क्या होगा, बैंकिंग सिस्टम की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, साथ ही साथ टैक्सेशन प्रोसेस की नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे कैसे टैक्सेशन प्रोसेस काम करता है, आपको बजट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो इन सब नॉलेज को गेन करने के लिए आपको इकोनॉमिक्स को अच्छे तरह से पढ़ना होगा, ताकि आप इसमें आप आसानी से कोई भी काम को करने में एकदम आपको ऐसा लगे कि मैं इस काम के लिए फैमिलियर हूं, कुछ नया नहीं है मेरे लिए। तो इसलिए आपको पहले ही एसएससी क्या करती है, आपको तैयार कर रही है कि आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे वर्क करने हैं और सबके लिए आपको एक स्पेशलाइज्ड बनाने के लिए थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको पहले से दे देते हैं। बाद में तो फिर ट्रेनिंग वगैरह होती ही है, तब और भी आप क्या हो जाते हो कि और ट्रेंड हो जाते हो इस काम में और एक पर्टिकुलर वर्क को करना शुरू कर देते हो। अब यदि मैं इस बात पर आता हूं कि यदि हम बात करें कि और क्या इससे जीएस के पूछे जाने का फायदा क्या है या क्यों ये पूछते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पर जो घटनाक्रम वगैरह घटित होती हैं हमारे आसपास उसके लिए। फिर आपको यदि आप किसी भी सरकारी दफ्तर में काम करते हो, ठीक है, तो सरकारी दफ्तर में यदि आप काम करते हो तो क्या होगा कि उस सरकारी दफ्तर में बहुत सारे जो काम होंगे वो संविधान से संबंधित, या फिर बहुत सारे काम जो हैं उनके नियमों से, संविधान के नियमों से, काफी सारे संशोधन वगैरह संविधान में जो संशोधन होते हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ जो ऑफिस में जो वहां पर पदाधिकारी हैं या अधिकारी हैं, ठीक है, उनके बारे में मालूम होना चाहिए कि मतलब किसकी जो है कौन से लेवल पर कौन काम करता है, किनको हमें रिपोर्ट करना होता है। तो ये सब की जानकारी आप जब पॉलिटिकल साइंस वगैरह पढ़ते हो तो इसकी काफी अच्छी नॉलेज हो जाती है कि संविधान में कहाँ संशोधन हुआ है, संविधान में कौन सा नियम है और उसके अनुसार ही अपने दफ्तर में आप कार्य करते हो।
बिल्कुल अनुशासनात्मक रूप से, मतलब डिसिप्लिन्ड वे में आप काम करते हो। तो यहां से आपको ओवरऑल क्या पता चला कि एसएससी सीजीएल जो आपसे जीएस पूछ रहा है, ठीक है, तो वो इसलिए आपसे पूछा जा रहा है ताकि आप अपने देश के बारे में तो जाने ही, अपने राज्यों के बारे में जाने, साथ ही साथ संविधान के बारे में जाने, अर्थव्यवस्था के बारे में जाने, भौगोलिक स्थिति के बारे में जाने, भारत की संस्कृति के बारे में जाने। तो पूरा का पूरा आपका ज्ञान का उदय इससे होगा, ज्ञानोदय होगा, ठीक है। और आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं अपने पूरे देश के बारे में सब कुछ जानता हूं और जो मैंने पढ़ा हुआ है वो काफी यहां पर काम में आ रहा है। अब यदि हम बात करते हैं जीएस की, तो पूरे सीजीएल टायर 1 में आप देखते हो कि कितने क्वेश्चंस होते हैं इसमें, 100 क्वेश्चंस, इंग्लिश, रीजनिंग, उसके बाद मैथ्स और जीएस, तो 25-25 सवाल होते हैं। तो 25 जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो इसमें, ठीक है, तो आपको मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं इसके बारे में, जीएस के बारे में। तो आप यहां पर बोल सकते हो कि ये पर जो क्वेश्चन है वो कितने का, 2 मार्क्स का है, और 50 आप बोल सकते हो इसके लिए टोटल जो मार्क्स होते हैं जीएस के वो 50 होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि यदि आप गलत कर देते हैं तो क्या होता है, 0.5 मार्क्स माइनस कर लिए जाते हैं, 2 अंक तो आया नहीं और ऊपर से क्या हो गया, 0.5 और माइनस में चला गया, ठीक है। तो इसलिए आपको जीएस की तैयारी अच्छे तरीके से करनी है, एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से। उसकी स्ट्रेटजी वगैरह मैं डिस्कस करूंगा अभी, ठीक है। तो यहां आप देख रहे हो कि इस 25 क्वेश्चन के लिए आपको पढ़ना है पूरा का पूरा जीएस, और आगे अभी बात करेंगे कि किस किस जीएस के टॉपिक को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, जीएस में क्या आप पढ़ेंगे तो सफलता हासिल होगी। और ये पूरा का पूरा जो मार्क्स है इसको भी प्राप्त किया जा सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है ये। 46, 47 लाने वाले कई सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन 50 भी आप ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं, जैसा अभी आपको सर ने बताया था कि कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो कि एसएससी सीजीएल में टॉप करने के बाद फिर यूपीएससी में भी वो टॉप किए। तो यूपीएससी में वो इसलिए टॉप किए क्योंकि उनका जीएस पोर्शन जो था वो स्ट्रांग था, उनको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं हुई। तो ये काम आप भी कर सकते हैं, आप में भी ये क्षमता है और आप भी ये काम आसानी से कर सकते हैं। अब यदि हम नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट यदि डिस्कस करें हम स्लाइड की, तो इसमें क्या है कि हम देखते हैं टॉपिक वाइज एनालिसिस, ठीक है, विषयवार विश्लेषण। तो इसमें क्या हम देखते हैं कि इसमें हम ये देखते हैं कि 2018 में, 2019 में या 2017 में किस किस तरह के क्वेश्चन, मतलब कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट में आए हुए थे। तो एक आप एनालिसिस आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे 2016 में इतिहास से 3 सवाल आए थे, तो 2017 में क्या हो गया, 2 क्वेश्चन आ गए। इसी तरह से 2018-19 में फिर से 3 सवाल आ गए। तो ये 2-3-3 इस सब का क्रम चलता रहता है। यही आप देखेंगे कंप्यूटर से भी एक एक सवाल आता था पहले, लेकिन इस बार जो है 2018-19 में क्या कर दिया गया, बिल्कुल इसमें एक भी सवाल नहीं पूछा गया। तो ये भी हो सकता है। अब केमिस्ट्री की यदि हम बात करें तो यहां मैं देख रहा हूं कि ये तीन सवाल पूछे जा रहे 2016, 2017 में, और उसके बाद क्या हो गया कि एक क्वेश्चन बढ़ा दिया गया, ठीक है। और अलग अलग सेट में एग्जाम भी होता है, तो सब में क्या होता है कि ये क्वेश्चंस के नंबर भी आपको अलग अलग से मिलेंगे, ठीक है। तो आप मान के चलो कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उससे 2-3 सवाल आएगा ही आएगा। और लेकिन ये 2-3 सवाल आपको सबको मिलाकर देखा जाए तो आप ये 50 जो मार्क्स है इसके बारे में सोचना है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा हमें नंबर को गेन करना है, किसी चीज से भागना नहीं है। जब आप कभी भी हिमालय को देखते हो तो आपको वही याद आता है कि भाई इतनी ऊंचाई है इसकी 8,848 मीटर, लेकिन जब एक बार हिमालय के ऊपर आप चले जाते हो तब आपको वही हिमालय बौना लगने लगता है और आपका कद बड़ा ऊंचा लगने लगता है, क्योंकि आप कहां हो, उसकी ठीक ऊपर चोटी पे हो। तो इसी तरह से जब आप इसको पढ़ लोगे तो जीएस आपके लिए भी आसान हो जाएगी, कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा, ठीक है।
तो ये जो आप देख रहे हो कि एनालिसिस आप देख सकते हो, इसकी पीडीएफ अगर आपको मिलेगी तो ये आप देख पाएंगे इसमें 2016 में, 2017 में, 2018-19 में किस किस तरह से विषयवार प्रश्नों को पूछा गया है, इसकी पूरी की पूरी डिटेल यहां पर दे दी गई है। आगे यदि देखा जाए तो समान अध्ययन के विभिन्न श्रेणियों में पूछे गए प्रश्नों का विषयवार भारांक, मतलब टॉपिक वाइज वेटेज ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टडीज सेक्शन। मतलब यहां पर हम ये देखेंगे कि यदि हम जीएस को बांटें, पूरे जीएस सेक्शन को यदि हम बांटते हैं तो हम क्या करते हैं यहां पर कि पहले हम देखते हैं जनरल साइंस। एक पोर्शन हो गया इसका। दूसरा पोर्शन यदि देखा जाए तो क्या है, स्टैटिक जीके। तीसरा पोर्शन यदि देखा जाए तो करंट अफेयर्स, और चौथा पोर्शन यदि देखा जाए तो मिसलेनियस इसमें आ जाता है। तो यदि परसेंटेज वाइज यदि बात किया जाए तो यहां आप देख पा रहे होंगे कि जनरल साइंस से 40%, स्टैटिक जीके से 40%, और करंट अफेयर्स की यदि हम बात करें तो ये आपको अब जो है इसका वेटेज बढ़ भी गया है, और ये लगभग आप बोल सकते हो 20 to 30% क्वेश्चंस यहां से आने स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि पहले 3-4 सवाल थे, अब 5-6 सवाल या कहीं कहीं 7-8 सवाल भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि करंट अफेयर्स जो है अब ज्यादा पूछा जाएगा, और मिसलेनियस में एक आध यदि पूछा गया तो ठीक, नहीं भी पूछा जा सकता है, या कभी दो भी। जैसे हो सकता है कि कभी मिसाइल का परीक्षण हो गया, कोई भी लेटेस्ट हो सकता है वहां पे पूछ ले आपसे, कोई भी यूनिक चीज हो गई, कोई आविष्कार हो गया तो वहां से एक सवाल आपसे आ सकता है। नहीं तो एक आध क्वेश्चन कभी कभी कंप्यूटर से पूछा जा रहा था, इस बार लेकिन नहीं पूछा गया। तो आप ये मान के चलो कि जनरल साइंस की यदि हम बात करें तो 40% वेटेज कहने का मतलब 25 क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, ये आपको लगभग 8 से 10 क्वेश्चन के आसपास हो जाएगा। यदि हम स्टैटिक जीके की बात करें तो ये भी आपको लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पे हो जाएगा। यदि इसमें बात करें तो ये लगभग 6 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन इससे आ रहे हैं, और इससे 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थोड़ा बहुत कम ज्यादा एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, बस इतना ध्यान में रखना है कि हमें इसको 4 सेक्शन की तरह पढ़ना है। जनरल साइंस भी हमें पढ़ना है, स्टैटिक जीके कहने का मतलब आपको इतिहास, भूगोल, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, उसके बाद आपको इसमें ज्योग्राफी, सबको आपको बराबर तरीके से पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। और करंट अफेयर्स को तो खैर बिल्कुल भी इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये आपको आसान से आसान तरीके से ये किया जा सकता है। अभी मैं बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। तो यहां तक चीजें आपकी क्लियर हो रही हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। आगे यदि देखें कि समान अध्ययन में कठिन होने की संभावना क्या है, एसएससी सीजीएल एग्जाम जीएस डिफिकल्टी फोरकास्टिंग। यदि अनुमान लगाएं, एक संभावना व्यक्त करें कि आगे आने वाले समय में एसएससी सीजीएल में जीएस का पोर्शन आसान होगा या कठिन होगा, तो आसान और कठिन कब होता है ये आप पर निर्भर करता है। ठीक है, ये आप पर निर्भर करता है कि यदि आपने कभी भी किसी भी टॉपिक को कभी नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले आप उसको क्या बोलेंगे, बहुत कठिन है। लेकिन कभी भी एक बार आपने पढ़ लिया है तो आप बोलेंगे कि ये मैंने पढ़ रखा है और एक बार पढ़ूंगा तो याद आ जाएगा। तो एक बार उस टॉपिक से फैमिलियर जब तक आप नहीं होते हैं तब तक आप बोलेंगे कि ये तो कठिन है। ठीक है, लेकिन यदि हम फोरकास्टिंग यदि हम देखें तो यदि हम पिछले कुछ वर्षों का अनुभव देखें तो उसमें हम देखेंगे कि बहुत ज्यादा कठिनाई वाले प्रश्न नहीं होते हैं, एक स्टैंडर्ड लेवल होता है। और ये जो लेवल होगा, ठीक है, जो डिफिकल्टी लेवल होता है, इसकी हम यदि बात करें तो 9-10 आप ये समझेंगे कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। और डिफिकल्टी लेवल की यदि आप बात करें तो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चंस को नहीं बनाया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस को बनाया जाता है। ठीक है, एक बार आप पढ़ेंगे और वहां से आप देखेंगे कि वो आसानी से आपका सॉल्व होगा, कोई बहुत ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चंस यहां पर नहीं पूछे जाते हैं। और एक बार आप
फिर से यदि क्वेश्चन को देखेंगे, पिछले साल के क्वेश्चन को या इस साल के टीयर 1 के क्वेश्चन को देखेंगे, तो उसमें आप देखेंगे 90% क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही रिपीट हुए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही रिपीट हुए हैं और उनमें से 10% कुछ नए क्वेश्चंस हैं, या फिर 90% क्वेश्चंस हूबहू रिपीट नहीं होकर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन है, थोड़ा बहुत रूपांतरित करके और सवालों को पूछ लिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं है, एकदम ध्यान में रखना है। जब सीडीएस की मैं स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा, जब हम लोग सीडीएस या सीएपीएफ की स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, तो वहां पर बताऊंगा कि किस तरह से डिफिकल्टी लेवल वहां का होता है, लेकिन एसएससी सीजीएल के लिए डिफिकल्टी लेवल ज्यादा नहीं होती, ये ध्यान में रखना है। सीएचएसएल की हम बात करेंगे तो वहां पर जीएस थोड़ा सा जो है आपका टफ होता है, एसएससी सीजीएल, ठीक है, जो ग्रेजुएट लेवल का है उससे थोड़ा सा टफ लेवल सीएचएसएल का आप देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या होगा कि आपको एसएससी सीजीएल के लिए डिफिकल्टी लेवल जो है वो आसान रहेगा, और 90% क्वेश्चंस जो हैं आपको पिछले बार भी जो पूछे गए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लिए गए थे, 10% ही इसमें नए क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो हूबहू नहीं पूछकर ये क्या करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं। जैसे एक सिंपल सा सवाल है जिसमें पूछा गया है कि ये एसिड रेन होने का कारण क्या है। ये सवाल आप देखेंगे कई बार, 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो आप बोलते हो कि एसिड रेन किस वजह से होता है, तो आप बोलते हो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा जब ज्यादा होती है हवा में, तो जल के संपर्क में आने से SO2 H2SO4 में बदल जाता है, और जल के संपर्क में NO2 आने से क्या होता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड में बदल जाता है। और जब बारिश के पानी में HNO3 नाइट्रिक एसिड और H2SO4 की मात्रा जब उपस्थित होती है, तो इसी को हम बोलते हैं एसिड रेन। ठीक है, तो एसिड रेन ये सवाल कई बार पूछा गया है कि किस कारण से एसिड रेन अम्ल वर्षा होती है, किन गैसों के कारण। तो NO2 और SO2 इसका आंसर है। इसको पूछने का तरीका अलग अलग तरीके से पूछा हुआ है। ठीक, तो ये ध्यान में रखना है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं रहेगी। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस तो नए ही रहेंगे, प्रीवियसली तो नहीं पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हमेशा नए रहेंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो जितने भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं, वो आपको उसी तरीके से पूछे जाते हैं। अभी तक तो यही चल रहा है, तो आगे भी 2020 में भी इसकी संभावना नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल पूछा जाएगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। तो एसएससी सीजीएल में सफलतम दृष्टिकोण क्या है, तो सफलता का यही दृष्टिकोण है। इसमें एग्जाम का अप्रोच कैसा होना चाहिए, एग्जाम सक्सेस अप्रोच कैसा होना चाहिए, कि आप सबसे पहले ये देखेंगे कि जीएस एक ऐसा पोर्शन है जो आप कम समय में ज्यादा नंबर ला सकते हैं, एक ऐसा पोर्शन है। ठीक है, जैसे आपको 60 मिनट दिया हुआ होता है और कितने होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं। अब 60 मिनट में 100 सवाल करने, तो सबसे पहले यही दिमाग खराब हो जाता है ये देखकर कि अब कैसे होगा। ठीक है, यही चलता है दिमाग में। लेकिन आपको ये भी सोचना है कि अब यहां पर 15 मिनट हर एक सेक्शन के लिए मिला हुआ है। ठीक है, और जीएस के 25 क्वेश्चन हैं जो कि हम मुश्किल से 4 से 5 मिनट में कर सकते हैं। तो यहां से आप माइनस करोगे 5 मिनट, तो आप देखोगे कितना बच गया आपके पास, 55 मिनट बच गया। 10 मिनट आपने बचा लिया, और 10 मिनट यदि बचा लिया तो डिफिकल्टी लेवल के जो क्वेश्चंस मैथ्स के या रीजनिंग के हैं या इंग्लिश के हैं, उसमें आप दिमाग लगाने के लिए उस 10 मिनट का यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी तरह से आप इंग्लिश वगैरह में भी देखेंगे तो वहां पर भी सर आपको बताएंगे कि अप्रोच कैसा है। तो वहां पर भी यदि आपने ढंग से अच्छे तरीके से पढ़ रखा हो तो आप देखेंगे कम समय में आप ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहां पर आप पूरे के पूरे अंक ला सकते हैं, और मात्र आपको कितना, 5 से 6 मिनट। एक पहले होता था डॉट करना होता था, डॉट करने में क्या होता था, थोड़ा टाइम भी लगता था। अब तो क्या है, ऑनलाइन पैटर्न पे एग्जाम हो रही है, बस आपको क्लिक करना है, क्लिक करना है, आगे बढ़ना है, क्लिक करना है, आगे बढ़ना है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ते जाना है, लेकिन बहुत ज्यादा जल्दबाजी भी नहीं दिखाना है। ठीक है, जल्दबाजी में क्या होता है, गड़बड़ी हो जाती है, गलत करके आ जाते हैं। तो क्वेश्चन को ठीक तरीके से पढ़ना है, उसके ऑप्शंस को देखना है, और उसके बाद सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इसमें आपको
समय नहीं लगने वाला और कम समय में ज्यादा स्कोर करने की संभावना किसमें हो सकती है? जीएस में ही हो सकती है, जीएस में होगी। ठीक है, कि कम समय में। अब यदि मैथ्स में भी लेते हैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह, तो आप देखते हो कि यदि लाभ हानि का प्रश्न आता है, आपने किया था, कोई ऐसा क्वेश्चन था जिसमें 300 में खरीदा और 200 में बेचा, पता चला कि एग्जाम में क्या आ गया कि 400 में खरीदा और 100 में बेचा, तो कैलकुलेशन जो आपने किया हुआ था वो नहीं होगा। यहां पर आपको कैलकुलेशन क्या करना होगा? चेंज करना होगा। ठीक है, तो इसलिए कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन यदि मैंने यहां पर पढ़ाया या सर ने कभी पढ़ाया, दूसरे आर्ट्स वगैरह में भी हिस्ट्री वगैरह का कोई क्वेश्चन है, तो उसी तरह का क्वेश्चन जो है हूबहू यहां पर आएगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकता। बाबर की मृत्यु कहां हुई थी, इस पे सवाल आ गया, तो वो कोई भी चेंज नहीं कर सकता, जहां हुई है वही है। ठीक है, पानीपत की लड़ाई हुई थी, किसके किसके बीच हुई थी, ये कोई चेंज नहीं कर सकता, ये ऑलरेडी फिक्स है। लेकिन कैलकुलेशन चेंज होते हैं, इसलिए टाइम कैलकुलेशन में ज्यादा लगता है, ना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस में आपको टाइम ज्यादा नहीं लगता। तो अब बात आती है कि कैसे करें तैयारी। तैयारी हमारी कैसी होनी चाहिए, रणनीति कैसी होनी चाहिए, स्ट्रेटजी डिस्कशन करते हैं। तो स्ट्रेटजी को डिस्कस करने के पहले एक पहला पॉइंट क्या होता है कि सिलेबस, पाठ्यक्रम कैसा होगा। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि जो मैं तैयारी करने जा रहा हूं जिस भी एग्जाम की, उसमें किस तरह का जीएस पूछा जाता है। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि जो 9 10th है उसको तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ आपको, आप देख रहे हो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इस पे फोकस करना ही है। ठीक है, इकोनॉमिक्स वगैरह के, भूगोल वगैरह के, जैसे आपको देखते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे आ रहे हैं, तो उस पर भी फोकस करना है आपको। ठीक है, तो ये सबको आप कहां से देख सकते हैं? सबसे पहले आप देखेंगे सिलेबस क्या है। जब आप सिलेबस देखते हो, तो पाठ्यक्रम जब देखते हो, तब आपको पता चलता है कि कौन कौन सी चीजें हमें पढ़ना है और कौन कौन सी चीजों को हमें छोड़ना है। मतलब जो बिना मतलब की चीजें हैं, उसको आपसे, उससे कोई नाता आपका नहीं होना चाहिए। बिना मतलब की चीजों को आपको देखना ही नहीं है। सिर्फ जो काम की चीज है वो हमें कहां से पता चलती है? जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका आपको सिलेबस देखना है कि सिलेबस में क्या क्या चीजें मेंशन की गई है। अब जब ये सिलेबस आप देखते हो तो आपको दो चीज पता चलती है। एक तो ये पता चलता है कि आपने जो नहीं पढ़ा है उसको आप किस पे रख देते हो? हार्ड में। और जो आपके लिए पढ़ा हुआ है पहले से, उसको आप किस लेवल में रख देंगे? इजी लेवल में। तो ये सिलेबस से ही आप क्या कर सकते हो? इसको बाहर कर सकते हो कि हार्ड लेवल कौन सा है और इजी लेवल कौन सा है। ये आप सिलेबस देखकर पता कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको सिलेबस को देखना है कि ये है सही या नहीं है। ऐसा नहीं कि 3 साल के बाद फिर बोले कि नहीं, मैंने सिलेबस पहले ध्यान से देखा ही नहीं था, अब लग रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा हार्ड इसमें मैथ्स आ रहा है, बहुत ज्यादा हार्ड इसमें इंग्लिश आ रहा है। तो ऐसा नहीं करना है। पहले आपको देख लेना है कि सिलेबस जो मैं पढ़ रहा हूं इसमें हमें कौन सा ऐसा पार्ट है जो हमें जरूरत पड़ेगी, जिसमें टीचर्स की जरूरत पड़ेगी, और कौन सा ऐसा पार्ट है जो मैं अभी नहीं भी पढ़ूंगा तो बाद में हो जाएगा। ठीक है, ये आपको यहीं से पता चलेगा। दूसरी चीज क्या होती है? अध्ययन सामग्री को एकत्र करना, कलेक्ट स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल को कलेक्ट करने का मतलब क्या है कि आप अनवांटेड बुक्स नहीं खरीदें, मतलब किताबों का ढेर नहीं लगाना है। ठीक है, किताबों का ढेर नहीं लगाना है। आपको कुछ ऐसे पब्लिकेशंस को हमेशा फॉलो करना है जो स्टैंडर्ड लेवल की हो, और ऑथर भी वही आपको सेलेक्ट करना है जो स्टैंडर्ड लेवल के हों। स्टैंडर्ड लेवल के ऑथर और स्टैंडर्ड लेवल के पब्लिकेशंस की किताबें आप लेते हो तो आपको हमेशा गाइडलाइन जो मिलेगी, जो मार्गदर्शन होगा, उन किताबों को पढ़कर वो काफी अच्छा रहेगा। और आपके पास एक जो है वो टॉपिक वाइज नोट्स वगैरह भी आपको जहां पर आप पढ़ रहे हैं वहां से मिलेगा। तो इन सब चीजों को अच्छे तरीके से कलेक्ट करके रखना है। कई बार मैं देखता हूं कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं उनके पास एक नोटबुक होती है, और इस एक नोटबुक पर जो भी हो पहले पेज में जो भी लिखा रहता है, नाम वाम, लेकिन ये क्या होता है कि ऑल सब्जेक्ट की एक रफ कॉपी होती है। खास करके जीएस में ये लापरवाही लोग करते हैं कि एक नोटबुक और उसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसमें मैथ्स भी डाल दिया, रीजनिंग भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया। अब क्या होता है, ये जब नोटबुक भर जाती है तो फिर क्या आता है, इसको बेचने का समय आ जाता है। ठीक है, मतलब
इससे कोई काम नहीं ले रहे हैं आप। इसको क्या करना है कि इसको संभाल कर रखना है, अलग अलग नोटबुक बनाना है। यदि साइंस का अलग से बनाए, स्टैटिक जीके का अलग से बना लें, और मोटी यदि नोटबुक है तो उसमें पेज आपका जो रहेगा वो थोड़ा थोड़ा बांट लेंगे। तो उससे क्या होगा कि आप आसानी से एक अच्छा सा नोट्स तैयार होगा आपकी एक नोटबुक में। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब एक रफ बनाया और उसी में पूरा का पूरा भर दिया, फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसको पढ़ने का समझने का मन ही नहीं हो रहा है। कहीं इतिहास कहीं और लिखा हुआ है, कहीं पता चला भूगोल कहीं और चला गया, मैथ्स उसी बीच में आ गया। ठीक है, तो ये भेलपुरी टाइप की चीजें आपको नोटबुक में नहीं करनी। ठीक है, जो यहां पर करना है आपको कि एकदम सिस्टमैटिक वे में नोट्स को कलेक्ट करना है। जो स्कूल से कोचिंग से मिल रहा है उसको कलेक्ट करना है। कोई टीचर्स आपसे पर्सनल कांटेक्ट में आप उनसे बात करते हो कि हाँ मुझे ये सर इस सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, आपके पास कुछ हो तो आप अवेलेबल करा दो, तो वो स्टडी मटेरियल आपके काम का होगा और हमेशा ऑथराइज्ड। ठीक है, और स्टैंडर्ड लेवल का पब्लिकेशन और स्टैंडर्ड लेवल के ऑथर की किताब को हमेशा आपको चूज करना है। इसके लिए हम लोग मदद करेंगे और बताएंगे कि कौन सा आपको बुक खरीदना है और कौन सा नहीं खरीदना है। हाँ, अब सबसे बड़ी बात क्या होती है, टाइम टेबल। समय सारणी तो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट यदि आप नहीं करते हो, मतलब समय का सही सदुपयोग आप नहीं करते हैं, तो समय आपके हाथ से निकल जाएगा। समय किसी के लिए रुकता नहीं है, समय आज तक किसी के लिए नहीं रुका है। आप भले रुके रहेंगे उसी जगह पर, समय क्या होगा, निकलता जाएगा। ठीक है, और एक समय आएगा जब समय पूछेगा भी नहीं, बोलेगा मैं तो बहुत आगे निकल गया, तुम मेरे साथ नहीं चले। तो हमें समय के साथ चलना है, और समय के साथ जब हम चलेंगे तो प्रगति करते जाएंगे, सफलता को प्राप्त करते रहेंगे। तो एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है, जिसमें क्या होगा कि आप जितने भी सब्जेक्ट की आप यहां पर पढ़ाई करोगे उसके लिए एक घंटा फिक्स होना चाहिए कि मैं इतने घंटे दूंगा। और आपको तो पता चली गया कि मतलब कौन सा हार्ड लेवल है मेरा, कौन सा इजी लेवल है। तो हार्ड लेवल के लिए समय आप थोड़ा ज्यादा निकालेंगे और इजी लेवल के लिए थोड़ा कम समय भी निकाल सकते हैं। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि 5 से 6 घंटे तो मैं डेली पढ़ूं। ठीक है, 5 से 6 घंटे डेली पढ़ना है। अब कुछ लोगों की दिनचर्या ऐसी हो जाती है कि सवेरे उठते हैं, सवेरे उठने के बाद फिर क्या होता है कि मतलब सवेरे ही होता है उनका 9 साढ़े 9 बजे। ठीक है, अब जब उठते हैं तो फिर कोचिंग वगैरह भी जाना है। जब कोचिंग से आए 2-3 घंटे के बाद फिर होता है कि भाई अब खाना भी बनाना है। ठीक है, और खाना बनाते बनाते क्या होता है कि कभी 3:30 कभी 4 बज जाता है। फिर ये होता है कि 4 बज गया, घूमना बहुत जरूरी है कि जब तक नहीं घूमेंगे तो माइंड फ्रेश नहीं होगा, चाय भी पीना जरूरी है। ठीक है, तो ये क्रम करते करते 7-8 फिर रात हो जाता है और फिर खाना बनाने का टाइम भी हो जाता है। और फिर बहुत अच्छी कोई वेब सीरीज आ रही हो तो उस पर भी ध्यान चला जाता है। तो पूरा का पूरा जो रात है वो इसी में निकल जाता है। ठीक है, पढ़ाई नहीं हो पाती। तो हमें यह ध्यान रखना है कि कौन सा समय उपयुक्त होगा, उस समय का हम सदुपयोग करें। ठीक है, और उसी हिसाब से टाइम टेबल बनाएं। अपने साथ में पढ़ाई तो एक चीज होती है, साथ ही साथ क्या करना है, आपको शारीरिक रूप से भी मजबूत रहना है, तो कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी करना है, दौड़ वगैरह रनिंग वगैरह भी करनी है इसके साथ साथ। तो टाइम टेबल जब आप बनाएंगे तो पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा एक्सरसाइज की भी टाइम टेबल बनाएंगे। ठीक है, बाकी खाना बनाना वगैरह सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये 5 से 6 घंटे आपका एकदम बिल्कुल एक फिक्स होना चाहिए। और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये सब इसी में टाइम टेबल में आपका पूरा तय होना चाहिए। स्टडी अकॉर्डिंगली, क्रमबद्ध अध्ययन का मतलब क्या होता है, क्रमबद्ध अध्ययन का मतलब यही होता है कि हम जो कठिन अध्याय है, जो कठिन सब्जेक्ट है आपका, उसको पहले पढ़ें और जो इजी है उसको हम बाद में पढ़ लें। क्योंकि जब एग्जाम होगा, एग्जाम के टाइम में क्या होगा कि आप जो कठिन अध्याय है उसको पढ़ेंगे तो वो समझ में नहीं आए। और यदि आपने कठिन अध्याय को पहले 2-3 बार पढ़ रखा है, ठीक है, और फिर एग्जाम के टाइम में क्या होगा, रिवीजन करना भी आसान हो जाएगा। और इजी को तो रिवीजन एक आध बार भी किया तो वो काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कठिन जो चीजें हैं उसको पहले हम पढ़ेंगे, फिर हम जो इजी लेवल का है उसको हम बाद में ही पढ़ेंगे, तो वो आसानी से समझ में आएगा। तो इसी तरह से आपको क्रमबद्ध अध्ययन करना है। और समय समय पर जब आपको लगे कि हाँ नहीं अब मुझे ये मैंने बहुत पढ़ लिया, अब आगे दूसरी चीजों को पढ़ना है, तो उसके हिसाब से अपनी समय सारणी को भी परिवर्तित कर सकते हैं। पढ़ने का जो आपको क्रमबद्ध अध्ययन करने का जो तरीका है उसको भी आप
चेंज कर सकते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग से कर सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे किसी भी मनुष्य, एक सफल मनुष्य की आप स्ट्रेटजी यदि आप देखेंगे तो सबने सफलता के लिए अलग अलग मार्ग को चुना है, किसी का एक फिक्स नहीं है। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि जैसे कोई व्यक्ति सफल हुआ, ये यूपीएससी में किसी का फर्स्ट रैंक है तो अब्दुल कलाम के ही पथ पे चला है वो, ठीक है, उनके आदर्शों पर चलना है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सक्सेसफुल होने के लिए क्या होता है कि आपको कि एक ही पथ पर चलना है। सबकी अपनी सक्सेस स्टोरी अलग अलग होती है, इसलिए हमें सुनने में भी अच्छा लगता है कि हाँ ये इस तरह से सक्सेस हुआ है और वो उस तरह से सक्सेस हुआ है। आपकी सबकी अपनी अपनी अलग सक्सेस स्टोरी बनेगी, आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो। और आगे इसके हम बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हमेशा मैटर करता है। विगत वर्ष के प्रश्नों को आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, और कम से कम 5 साल और ज्यादा से ज्यादा 10 साल के प्रश्नों को अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, 2-3 बार रिवीजन करना है। अब लोग क्या बोलते हैं कि जो किताब होती है वो इतनी मोटी होती है। अब जब किताब इतनी मोटी होती है तो इसको कैसे पढ़ें, यही होता है ना दिमाग में कि अब इतनी मोटी किताब है तो हम कैसे पढ़ें, अब इसको जब ऐसे कर देंगे तो इतना मोटा किताब हो गया ये, ठीक है। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि आप इस किताब को मत देखो, आप इसके किताब के अंदर जो सवाल है उनको देखो। पहले दिन आप 1 से 10 पेज के क्वेश्चंस को करो, ठीक है। करना क्या है आपको कि जो पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। मान लेते हैं इस क्वेश्चन का ये वाला ऑप्शन सही है, बी सही है, तो आपको क्या करना है, एक नोटबुक बनाना है। एक नोटबुक बनाकर क्या करना है, इस क्वेश्चन को आप लिख दोगे इस नोटबुक में, और जो यहां का सही आंसर होगा उसको यहां लिख देंगे। तो अब आपने इस बुक को किस में चेंज कर दिया, नोटबुक में चेंज कर दिया। बुक जो इतनी मोटी हो रही थी अब नोटबुक पतली हो गई है। मतलब साइकोलॉजिकल आप क्या हो गए, प्रिपेयर हो गए, और आपको अब लग रहा है कि अब मुझे वो मोटी किताब नहीं पढ़नी है, बार बार एक पतली सी नोटबुक पढ़नी है। सोते वक्त भी आपको बहुत अच्छी नींद आएगी जब आप इसके 10-15 कुछ सवाल आप सोते सोते भी पढ़ लोगे और सवेरे आपको वो याद भी होगा, ठीक है। तो ये आसान करना है काम को, और काम को आसान करने के लिए आपको क्या करना है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 10 साल की बुक वगैरह आती है उससे आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को नोटबुक में चेंज करना है। तो किस रूप में, वन लाइनर्स के फॉर्म में, जिससे आपको ये किताब बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं हो। और नोटबुक जो है वो कहीं भी आप कैरी करके भी ले जा सकते हो, तो आप चाहो तो अलग अलग पतली पतली नोटबुक अलग अलग सब्जेक्ट के लिए बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपको पढ़ने में बड़ा आसान होगा। यदि हम बात करें कि छोटे छोटे नोट्स बनाने की, तो ये भी आप कर सकते हैं कि जो डिफिकल्ट टाइप के हैं आपके लिए, उसके आप छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं। और उन नोट्स को क्या होगा कि जो, या फिर जो आपको बार बार ये होता है, जैसे मैं कल पढ़ा रहा था प्लांट क्लासिफिकेशन, अब कई लोगों ने बोला कि सर इसका नाम याद नहीं आ रहा है। नाम मतलब याद रहेगा कैसे, तो याद तभी रहेगा जब आप उसको बार बार लिखेंगे, ठीक है। किसी का नाम आपको कैसे याद रहता है, जब आप उसको बार बार देखते हो, उससे नाम पूछते हो। तो वैसे ही क्या होगा कि जब आप बार बार किसी चीज को देखते हो तो आपको याद आएगा, ठीक है, याद रहेगा। तो इसलिए छोटे छोटे नोट्स बनाना है उनके जो आपको याद नहीं रहते हैं, आप बार बार भूलते हो। फॉर्मूला आप बोल रहे हो भूलते हैं, एडवांस का फॉर्मूला आपको याद नहीं रहता, तो इसके लिए आप क्या करोगे कि उसको लिखोगे, ठीक है। कहीं आपको नाम याद नहीं आता किसी बैक्टीरिया का, उससे कौन सा डिजीज होता है, तो उसकी एक चार्ट बनाओगे, उसकी छोटे छोटे नोट्स बनाओगे। तो ये छोटे छोटे नोट्स क्या है, स्ट्रेटजी का एक पार्ट है। जैसे कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है 10 साल के, तो ये सब आपकी स्ट्रेटजी को, सक्सेस के लिए जो आप स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हो, एसएससी सीजीएल आपको क्रैक करना है, इंस्पेक्टर बनना है, तो इस छोटी छोटी स्ट्रेटजी को अपने रूटीन में शामिल करना होगा और ये काम करना ही होगा। क्योंकि किसी भी, आप बोलेंगे कि सक्सेस की कोई शॉर्टकट नहीं होती, जब तक आप मेहनत नहीं करते किसी भी तरह का सक्सेस आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। कभी किसी का ऐसा हुआ है कि कुछ काम नहीं करते हुए, जैसे एक बार सुना कि मुंबई में एक वॉचमैन है और उसको 3 करोड़ की लॉटरी लग गई। अब वो वॉचमैन ये बोला कि भाई जिस अंधेरी में है, वो मुंबई में एक अंधेरी एक जगह है, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी के भी वहां घर होते हैं, तो बोला मैं जिस सोसाइटी में अभी काम कर रहा हूं तो वहीं पर एक फ्लैट खाली है जो कि मुझे 1.5 करोड़ में मिल रहा है, तो अब 3 करोड़ की लॉटरी लगी है, तो मैं इसी सोसाइटी में सोच रहा हूं कि अब घर भी ले लूं।
ठीक है, तो वो बहुत ही रेयर होता है और कई करोड़ों लोगों में किसी एक का होता है कि वो लॉटरी का टिकट खरीदा और 3 करोड़ की लॉटरी लग गई। लेकिन आपको यहां पर सीजीएल में यदि आपको सक्सेस चाहिए तो आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, छोटे छोटे नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे जो कि आगे कई एग्जाम्स में काम में आएंगे। ठीक है, सिर्फ इसी में नहीं। हाँ, एक चीज और ध्यान में रखना है कि ऑनलाइन जो मॉक टेस्ट है, अभी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट ये जरूर देना है। इससे क्या होगा कि आपको ठीक वही पता चलेगा कि किस तरह का एग्जाम हम देंगे बाद में जाकर। ठीक है, और कई लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग से ही ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना शुरू कर देते हैं। नहीं, पहले आपको सिलेबस को पढ़ना है। सिलेबस पढ़ने के बाद, मतलब सिलेबस देखने के बाद फिर क्या होगा कि जब आपने क्लास स्टार्ट की, 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, उसके बाद जो है आप ये ऑनलाइन मॉक टेस्ट देंगे तो आपको ये पता चलेगा, आपका खुद का एनालिसिस होगा कि जैसे सर ने बताया था अभी कि एनालिसिस आपको करना बहुत ही जरूरी है। यदि आप खुद का एनालिसिस नहीं करते हो कि कितने सवाल मैं सही कर पा रहा हूं, कितने गलत हो जा रहे हैं और कौन से टॉपिक से मुझे बार बार ये सवाल मुझे परेशान कर रहा है, और ऑनलाइन मॉक टेस्ट जब देंगे तो जब एग्जाम में जाएंगे तो आपके लिए कुछ नया नहीं रहेगा, लगेगा ये तो रूटीन बात है। ठीक है, कुछ भी नया नहीं लगेगा। तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट जरूर आपको देना है, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद, क्योंकि अभी से यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और डायरेक्ट ऑनलाइन मॉक टेस्ट देंगे तो आपको एक ऐसी फीलिंग आएगी कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। शायद ऐसा हो सकता है, या फिर तुक्के तुक्के में क्या होगा कि बहुत सारी चीजें सही भी हो गई, लेकिन तुक्के से कभी भी क्या होगा कि आप अच्छा नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या करना है कि प्रॉपर मॉक टेस्ट देना है, लेकिन थोड़ी सी पढ़ाई कर लेना, उसके बाद देना, तो फिर आप देखोगे 50% आने लगेगा और आपको भी एहसास होगा अभी तो मैंने सिलेबस 50% ही किया है, आपको नेगेटिव फीलिंग नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आप 100% सिलेबस कवर कर लोगे, पूरी की पूरी जो सीजीएल की क्लास है वो पूरा कंप्लीट कर लोगे, और फिर आप जब देना चालू करोगे और इसी स्ट्रेटजी के साथ पढ़ोगे, फिर वहां पर आप देखोगे 80% 90% आप स्कोर करने लगोगे, जिससे आपको ये पता चल जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा और जब एग्जाम में जाओगे तो बस वहां पर आसानी से आप कर सकते हैं। और ये तो बहुत ही जरूरी है, कांस्टेंट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बिना तो हम बोलते ही हैं कि अब 2 वाक्य होते हैं। एक वाक्य ये होता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, एक पॉजिटिव वर्ड है, एक पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, लेकिन वहीं पर कुछ नेगेटिव लोग होते हैं, वो क्या बोलता है, नो बॉडी इज परफेक्ट। एक ये भी बोल देता है नेगेटिव कि नो बॉडी इज परफेक्ट। एक क्या बोल रहा है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो इस पॉजिटिव जो सेंटेंस है उसको अपने ध्यान में रखना है कि प्रैक्टिस हमें परफेक्ट बनाता ही है। अलग बात है 1% या 0.1% कोई परफेक्ट नहीं हो, लेकिन अपने काम में यदि आपको परफेक्ट चाहिए तो निरंतर आपको अभ्यास करना होगा। यदि कोई गाना गाता है तो उसको भी अभ्यास करना होता है, बिना अभ्यास के वो अच्छा गाना नहीं गा सकता। यदि कोई हारमोनियम बजाना चाहता है तो उसको भी निरंतर अभ्यास करना होता है। ठीक है, कोई बांसुरी बजाना चाहता है तो वो भी निरंतर अभ्यास करता रहता है। तो इस प्रकार से आप अपनी स्ट्रेटजी को बिल्डअप कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी अपने पत्ते बदलता है, जड़ें नहीं बदलता। ठीक है, और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं यहीं पर यह सेशन खत्म करता हूं, क्योंकि गीता में भी साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है तू नहीं। धन्यवाद।